लर्न ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर भूगोल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर पढ़ने वाले हैं। भूगोल सब्जेक्ट या विषय को पढ़ने से पहले ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि भूगोल एक ऐसा पेपर है या एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि इसको हम केवल रट कर नहीं पढ़ सकते और सिर्फ किताब की सहायता से भी इसे नहीं पढ़ा जा सकता। इस विषय को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ग्लोब की सहायता लें, एटलस की सहायता लें, मैप्स की सहायता लें, मॉडल्स और फिगर्स की सहायता लें। ये जो इन चीज़ों की सहायता लेकर आप भूगोल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग चित्रों और मॉडल्स की सहायता से वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या है? ये जो हमारा वायुमंडल है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं वो क्या है? वायुमंडल वायु से बना है। ये वायु का एक मंडल है। तो सबसे पहले वायु को समझते हैं कि वायु क्या है। वायु जो है वो स्वाधीन, रंगीन और गंधहीन होती है। वायु जिसमें संपीड़न का गुण होता है यानी कंप्रेशन का। वायु जो है किसी भी पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ सकती है, पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर चढ़ सकती है और किसी भी घाटी के सहारे नीचे उतर सकती है। वायु जो स्थिर नहीं होती बल्कि उसमें गतिशीलता का गुण होता है। वायु की बात करें, वायु जो है कि कई परतें होती हैं और ये अपने विभिन्न परतों के साथ पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है इसके धरातल पर और सागरीय सतह पर अपने विभिन्न परतों के साथ दबाव डालती है, जिसे वायु भार या वायुदाब कहते हैं। वायु भार या वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। मिलीबार प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की मात्रा में। मिलीबार क्या है? जिस प्रकार हम तापमान को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं, उसी प्रकार वायुदाब को मिलीबार में मापते हैं। तो ये वायुमंडल हमारा वायु से बना है। ये जो हमारा वायुमंडल है ये हमारी केवल पृथ्वी पर पाया जाता है। ये जो पूरा सोलर सिस्टम है उसमें कई प्लैनेट हैं, मरकरी, वेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, लेकिन सिर्फ हमारी जो ये पृथ्वी है इसी पर यह वायुमंडल पाया जाता है। इसी कारण इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। आप और हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि हमारा वायुमंडल हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ये वायु की परतें पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पाई जाती है, यानी अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचने की शक्ति। यही कारण है कि ये वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। ये जो हमारा वायुमंडल है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं जिन्हें हम सौरविक विकिरण कहते हैं, दिन के समय में सूर्य से ये आने वाली जो किरणें होती हैं सौरविक विकिरण, ये अपने साथ बहुत सारी घातक किरणों को भी लेकर आती हैं। तो ये जो हमारा वायुमंडल है, ये जो हमारा अर्थ है, इसके ऊपर ये फैली हुई वायुमंडल की परतें क्या करती हैं कि इन विकिरण में से घातक तरंगों को सोख लेती हैं और पृथ्वी पर ऐसे सौरविक विकिरण को भेजती हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और रात्रि के समय जब पार्थिव विकिरण से, रात्रि के समय जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है और अपने ताप को उत्सर्जित करके बाहर निकालती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं, तो उस समय ये जो ताप के रूप में जो ये ऊर्जा बाहर निकालती है, तो उस समय भी ये वायुमंडल इसको सोख करके हमारी पृथ्वी को एक अनुकूल ताप प्रदान करता है। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो हमारी पृथ्वी रात्रि के समय में चंद्रमा की भांति ठंडी हो जाती। अब आगे हम समझेंगे कि हमारे वायुमंडल का संगठन किस प्रकार हुआ है। ये जो वायुमंडल है इसके संगठन किन किन तत्वों या घटकों से मिलकर हुआ है। हमारे वायुमंडल का संगठन 3 तत्वों या घटकों से मिलकर हुआ है। सबसे पहले हैं गैस।
गैस जो है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली जो है वो स्थिर गैसें हैं और दूसरी परिवर्तनशील। स्थिर गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन महत्वपूर्ण गैस हैं। इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी के सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। विभिन्न मात्रा में पाई जाने वाली गैसों का चार्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है आर्गन। ये तीनों गैसें मिलाकर स्थिर वायुमंडल का निर्माण करती हैं। स्थिर गैसों का अर्थ ये है कि ये वो गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परतों में पाई जाती हैं। दूसरा है परिवर्तनशील गैसें। परिवर्तनशील गैसों में ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आदि जैसी गैसें पाई जाती हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण गैस ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका वायुमंडल में प्रतिशत तो बहुत ही कम यानी 0.03 है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यही गैस ज़रूरी होती है। इसके अलावा ओजोन गैस, ये बिल्कुल ही अलग सा एक चैप्टर है, इसको बिल्कुल अलग से पढ़ाना होगा ये बताने के लिए कि ओजोन क्या है। मोटे तौर पर ये समझिए कि ओजोन एक गैस है जिसको जीवन रक्षक गैस भी कहते हैं। ये हमारे वायुमंडल के समताप मंडल वाले श्रेणी में पाई जाती है। समताप मंडल की जो परत है उसके निचले हिस्से में ये ओजोन गैस की परत पाई जाती है। इसको जीवन रक्षक गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जलवाष्प की तरफ। जलवाष्प क्या है? संघनन एवं वर्षण के विभिन्न प्रकार। संघनन एवं वर्षण के जितने प्रकार हैं वो जलवाष्प के अंतर्गत आते हैं, जैसे ओस, कोहरा, पाला, कुहासा, हिमवृष्टि, जलवृष्टि, ओला आदि। ये सब संघनन के और वर्षण के रूप हैं। इन सबको जलवाष्प के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा इस जलवाष्प की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि रात्रि के समय में पार्थिव विकिरण से, मैंने पहले बताया था कि रात्रि के समय में पार्थिव विकिरण से जब पृथ्वी अपना ताप छोड़ती है, ठंडी होने लगती है धीरे धीरे, तो यही जलवाष्प की जो परत है जो पृथ्वी की सतह से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका 90% भाग पाया जाता है। ये जो हमारा जलवाष्प है इसका 90% भाग पृथ्वी की सतह से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। तो रात्रि के समय में जब ये पार्थिव विकिरण से ताप निकलने लगती है तो इस समय ये जो जलवाष्प है ये इस ताप को सोख लेता है, अपने अंदर सोख लेता है और पृथ्वी को एक समुचित ताप प्रदान करता है और पृथ्वी को बिल्कुल ही चंद्रमा की तरह शीतल होने यानी ठंड और कोल्ड होने से बचा लेता है। क्योंकि अगर जलवाष्प की मात्रा हमारे वायुमंडल में नहीं होती तो दिन के समय तो पृथ्वी बहुत गर्म होती, बिल्कुल धड़कने लगती, और रात्रि के समय पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाती। लेकिन जलवाष्प के कारण हमारी पृथ्वी को रात में भी अनुकूलतम ताप प्रदान होता है। अब आगे देखते हैं एरोसॉल। एरोसॉल क्या है? SPM जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कणिकीय विखंडन से प्राप्त जो कण होते हैं। इसके अलावा जल की कुछ बूंदें, जैसे जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे निकलने वाले धुआं और राख, इसके अलावा कालिक, रेगिस्तान जो डेजर्ट होते हैं उनसे उड़ने वाले जो रेत के कण होते हैं, और जब खेतों को जोतते हैं तो जोताई से उड़ने वाले रेत के कण, यांत्रिक अपक्षय में जो चट्टानें टूटती फूटती हैं यांत्रिक अपक्षय से तो उससे उड़कर निकलने वाले रेत के कण, और समुद्र की सतह से उड़ने वाले जो नमक के कण होते हैं, इन सब को सम्मिलित रूप से एरोसॉल कहा जाता है। तो हम लोगों ने वायुमंडल में इन बातों को आज समझा है। यहाँ पर मैंने एक चार्ट दे दिया है कि वायुमंडल के संगठन में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, यानी कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन 78% है, इसके बाद ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.09%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%।
तो अगर आप नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं कि कौन सी गैस की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है, या फिर कई गैसों के नाम दिए हुए होते हैं और कहा जाता है कि इन गैसों को बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही क्रम में सजाइए, या फिर घटते हुए क्रम में आरोही क्रम में सजाइए। तो यहाँ मैंने चार्ट दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार से अपने वायुमंडल को समझा है। अगले चैप्टर में हम लोग वायुमंडल की संरचना को समझेंगे।